1.5 है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ये होता है कि अगर ये राइट साइड पे सारी एलिमेंट्स आपके जीरो आ जाए, देखिए यहाँ पे सारी एलिमेंट्स जीरो है, सब जीरो आ जाए, यहाँ कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको फिर हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है इसमें और दूसरा इसमें होता है मैनी सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसके राइट साइड पे सारे जीरोस आते, तो इसलिए नो सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी यहाँ पे होता ही नहीं है। या मैनी सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो मैनी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं और यूनिक को क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक नेम यूज होंगे, जैसे कि इनके ऊपर लिखा भी है, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में लिटिल बिट एक्सप्लेन भी किए थे। यूनिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे वर्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। और मैनी सॉल्यूशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिर्फ ये वर्ड यूज होते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मैनी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का वर्ड्स यूज होते हैं। यहाँ पे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का वर्ड यूज होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं। अगर मैनी सॉल्यूशन है तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैनी क्या होता है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये कोई इस तरह से इक्वेशन आ गया, यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे जीरो -1 है, या कोई भी नंबर लगा दे, 5 4 और जीरो है, यहाँ पे 0 0 और -3 है, या कोई नंबर है जीरो है। इसका मतलब है कि अगर हर कॉलम में आपके पास पिवट है, हर कॉलम में भी पिवट होने चाहिए। देखिए ये पिवट है फर्स्ट कॉलम में है, ये पिवट है सेकंड कॉलम में है, थर्ड रो में ये पिवट है। तो इस फर्स्ट कॉलम में भी पिवट है, सेकंड में भी पिवट है, थर्ड में भी पिवट है। तीन पिवट है, तीन कॉलम्स हैं। ये मैंने एक बताया भी था कि अगर नंबर ऑफ पिवट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल टू कॉलम्स के अगर इक्वल हैं, उसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पिवट्स, ये वो है, नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हैं, नंबर ऑफ पिवट्स अगर इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मतलब ये है कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर कोई इस तरह का केस आ गया कि उसमें कॉलम की तादाद लेस आ गए, फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 -1 2 और यहाँ जीरो है, क्योंकि इस साइड पे तो सारे जीरो ही होंगे। और फॉर एग्जांपल 0 4 5 जीरो है, और यहाँ पे कोई नंबर लिख ले 0 0 0 है। अब देखिए इसमें पिवट्स कौन कौन से पिवट हैं। फर्स्ट में जो पिवट है वो 3 है, सेकंड कॉलम में ये पिवट है। अब यहाँ थर्ड रो में कोई पिवट ही नहीं है। और -1 इज नॉट पिवट, 2 इज नॉट पिवट, 5 इज नॉट पिवट, क्योंकि हर रो का पहले एलिमेंट पिवट होता है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को हम पिवट कहते हैं। ये -1 सेकंड एलिमेंट है, 2 थर्ड एलिमेंट, ये पिवट नहीं है। सेकंड रो में पिवट सिर्फ 4 है, ये फर्स्ट एलिमेंट है नॉन जीरो, 5 सेकंड नॉन जीरो है, इसको हम पिवट नहीं कहते। तो ये कॉलम है, इसमें कोई पिवट नहीं है, तो ये आपका फ्री कॉलम है। जब भी फ्री कॉलम आ जाए या नंबर ऑफ पिवट्स इज लेस देन फ्रॉम कॉलम आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि इसके मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। इस तरह का केस अगर आ गया, इसमें ये फ्री कॉलम है आपका। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पिवट्स कितने हैं, दो है, और कॉलम तीन है। तो नंबर ऑफ पिवट्स अगर लेस देन आ जाए, नंबर ऑफ पिवट्स अगर लेस देन आ जाए कॉलम की तादाद से,
तो इसका मतलब है लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन है मैनी, मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। तो और नो सोल्यूशन कब होता है? नो सोल्यूशन तब होता है जब इस तरह का केस आ जाए। मैं इधर लेफ्ट में लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास है 2 - 1 और यहाँ कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, और यहाँ पे है 0 0 और यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर आ जाए 5, अब ये नो सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे नॉन जीरो नंबर होता ही नहीं है। होमोजीनियस में ये नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, ये सारे जीरोज होते हैं। लेकिन नो सोल्यूशन के लिए यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन होमोजीनियस में क्या है, देखिए सारी जीरोज हैं, तो इसलिए इसमें नो सोल्यूशन का ऑप्शन, यहाँ पे कोई नो सोल्यूशन का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। या मैनी होगा या यूनिक होगा। मैनी सोल्यूशन को कहते हैं नॉन ट्रिवियल, और यूनिक सोल्यूशन को कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। या ट्रिवियल सोल्यूशन को हम जीरो सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है तो उसको आप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसका आंसर 0 0 0 ही आएगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज में, सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप बता दें, मैं एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज है आपका 1.5 एक्सरसाइज, ठीक है। तो 1.5 एक्सरसाइज में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, वही मेथड है, रो ऑपरेशन मेथड है, इशेलॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। और उसके बाद जो है अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक आ गया तो यूनिक लिख लें, अगर मैं नहीं आ गया तो मैं नहीं बता दें। तो ये इसमें इसका पूरा थ्योरी है इसकी, बाकी आप ये खुद देख लें। ये 1.5 एक्सरसाइज है। अब देखिए इसका मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट इसका ये स्टेटमेंट है, इसमें ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन, सिर्फ ये डिटरमाइन करें, बता दें इफ द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, कि अगर सिस्टम का सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो बता दें, अगर ट्रिवियल है तो भी बता दें। ट्राई टू यूज इस फ्यू रो ऑपरेशन इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करें, मतलब R2 + R1 कर दे, या -3R1 + R2, या जो भी है, मतलब पिवट के नीचे जीरो कर दें। और फिर उसके बाद देख लें। या कभी कभी ये होता है कि हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसका नो सोल्यूशन, सॉरी इसका मैनी या यूनिक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, इसको हम सॉल्व करने के बगैर भी बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे, इसको सुन लें गौर से। देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 और 3। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इक्वेशन कितने हैं, इसमें 2 इक्वेशन है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इक्वेशन से, अगर वेरिएबल की तादाद इक्वेशन से ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ इक्वेशंस, अगर इक्वेशन की तादाद से वेरिएबल की तादाद ज्यादा है, तो विदाउट सॉल्यूशन आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्व किए बगैर आप डायरेक्ट भी, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब मैं ये, अगर वेरिएबल की तादाद ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। मैनी मींस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब ये दो जो क्वेश्चन है, इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वेरिएबल और इक्वेशन की तादाद सेम है तो फिर आपने कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। अब देखिए जैसे कि ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, और इक्वेशंस कितने हैं, 2। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, और इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों का आंसर आप डायरेक्ट लिख लें, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का सोल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल। सोल्यूशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट बता दें। और रीजन क्या है, रीजन आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ इक्वेशन, ये आप लिखेंगे। दोनों का सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल, ठीक है, ये आप लिख रहे हैं, दिस सोल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल। और ये इसका रीजन है। रीजन क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम। अब ऊपर जो दो क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है। ये जो दो क्वेश्चन है ऊपर, आप इस पे कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि आगे सॉल्व करें, इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप ये बता दें कि ये
नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है, बस। अब इसमें जरा देख लें, पहले दो इक्वेशन जो है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, उसके इक्वेशन कितने हैं, 1 2 3, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है या ज्यादा है, वेरिएबल अगर कम है और इक्वेशन ज्यादा है, तो फिर भी आप इसको एक दफा और रो ऑपरेशन फॉर्म पे इशेलॉन पे कन्वर्ट कर दें। अगर फ्री वेरिएबल उसमें है तो फिर आप कहेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर वेरिएबल और पिवट सेम है तो इसका मतलब है फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। इन दोनों का आंसर तो मैंने बता दिया, देखिए इक्वेशन 3 का, क्वेश्चन 3 का और क्वेश्चन 4 का, दोनों का आंसर क्या है। इन दोनों का ऐसे आंसर लिखेंगे कि दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये दोनों का आंसर है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इन दोनों का सोल्यूशन क्या है, द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल इज greater than, because number of variable is greater than from number of columns। ये इसका रीजन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की तादाद जो है वो ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस। इसमें वेरिएबल की तादाद इक्वेशन से ज्यादा है, तो इसलिए इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो इन दोनों का तो ये आंसर हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप इतने ही बता दें कि ये नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है, बाकी सॉल्व नहीं करना आपने। अब ये जो दो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन 1 और 2, अब इन दोनों में से आप कोई क्वेश्चन चूज करें और मैं उसको फिर सॉल्व कर लेता हूँ। अब आप मुझे बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करूँ या क्वेश्चन नंबर 2। वो कर दे सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है x1 माइनस 2x2 प्लस x3। क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज है आपका 1.5, एक्सरसाइज है 1.5 और क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहा हूं मैं 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट जो है वो क्या है, स्टेटमेंट ये गिवन है कि आप लिख लें कि इस ये नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3, x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3, x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है -2x1 -3x2 -4x3, -2 -3 -4, -2 -3 -4, माइनस -2 -3 और फिर -4। ये माइक फिर बंद क्या करें ताकि आए उसमें क्लास में। ये सेकंड हो गया। और थर्ड जो है वो है 2x1 2 -4 और +9, 2 -4 और +9, 1 -4x2 और +9x3। ये इक्वेशन है इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले स्टेप क्या है इसका, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका, इसका सबसे पहले स्टेप में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दें। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, ऑगमेंटेड बनेगा 1 -2 3 और -2 -3 और -4 -2 -3 और -4। और थर्ड रो का बनेगा 2 -4 और 9, 2 -4 और 9। और इसका ऑगमेंटेड लाइन के बाद सारी एलिमेंट्स 0 है, तो ये पुट करें। बाकी ऑपरेशंस सेम टू सेम वही है। इसका जो पिवट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का ये पिवट एलिमेंट है। अब इन दोनों को हमने 0 करना है, -2 और 2 को। -2 के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ऑपरेशन R2 प्लस 2 टाइम R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इनके साथ 8 करें। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हमने लिखना है R3 और फिर -2 टाइम R1। बिल्कुल सिंपल है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वही ऑपरेशन लिख लें। और इसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं मैट्रिक्स इधर लिख रहा हूँ, 1 -2 3 और 0।
फिर सेकंड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और ये -2 है तो 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करें, ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे -3, -4 -3 से आ जाएगा -7 क्योंकि 8 करना है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6, 6 और ये -4 है तो इससे 2 आ जाएगा और लास्ट वैसे भी 0 है। इसी तरह से ये 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, 2 - 2 0, ये -4 और ये +4 हो जाएगा तो ये भी 0 और ये है 9 -6 से 3 आ जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट पिवट, सेकंड पिवट और थर्ड पिवट, इसकी 3 पिवट्स बन गए हैं। फर्स्ट रो का ये पिवट है, सेकंड रो में ये पिवट है, थर्ड में ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। अब नंबर ऑफ पिवट्स 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, हर कॉलम में पिवट है। देखिए हर एक कॉलम में भी पिवट है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब है ट्रिवियल, तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स is equal to number of columns, number of columns. So system has columns. अब लिखेंगे कि system has, the given system of equation is trivial solution. The given system of equation is trivial solution. Equation is trivial solution. ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई फ्री कॉलम होता तो आप लिख लेते कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आगे आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। और अगर इनके सॉल्यूशन क्या कहा है तो आगे सॉल्व कर, x2 की वैल्यू फाइंड कर, x3 की वैल्यू फाइंड कर, x1 की, फिर वो वैसे भी उसी तरह है जो नॉन होमोजीनियस जिस तरह हमने सॉल्व किया है। ये क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ ले। क्लियर है ये क्वेश्चन जो मैंने भी सॉल्व किया? सर। अच्छा, यस सर। इसके बाद जो है नेक्स्ट, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रा गौर से सुन लें क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये पॉइंट मैं रीड कर रहा हूँ और इसकी इसको मैं रीड कर रहा हूँ। देखिए ये है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें ये कह रहे हैं कि आप इसको पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिख दें। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है। देखिए ये लिख रहा है कि फॉलोड द मेथड इज एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। ऊपर एग्जांपल सॉल्व हो गए, वही मेथड फॉलो करें, मतलब वही रो ऑपरेशन मेथड फॉलो करें, इसको इशेलॉन में कन्वर्ट करें टू राइट द सॉल्यूशन सेट। और आखिर में जब आपका सॉल्यूशन आ जाए इसमें आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, मतलब x1 x2 x3 आपने फाइंड करना है। और सॉल्यूशन सेट जो गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिख दें। पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म क्या होता है? पैरामीटर मैंने बताया भी था कि पैरामीटर का मतलब होता है फ्री वेरिएबल, और पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म होता है कि आप इसको इस तरह की फॉर्म में लिख दें कि पैरामीटर उसमें आ जाए, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है? जो फ्री वेरिएबल होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब भी पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म का कंडीशन गिवन हो तो आपने फ्री वेरिएबल के ऊपर, इस क्वेश्चन में यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, पुट फ्री वेरिएबल या रिप्लेस फ्री वेरिएबल एज अल्फाबेट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिप्लेस अल्फाबेट ऑन अ फ्री वेरिएबल। फिर आपने फ्री वेरिएबल के ऊपर रिप्लेस एनी अल्फाबेट वर्ड। फिर फ्री वेरिएबल के ऊपर जो है ना कोई अल्फाबेट वर्ड यूज करें, एनी अल्फाबेट, रिप्लेस एनी अल्फाबेट ऑन फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल के ऊपर कोई भी अल्फाबेट वर्ड यूज करें, कोई अल्फाबेट वर्ड फ्री वेरिएबल, मतलब फिर आपने नंबर नहीं रिप्लेस करना, 1 2 3 आप रिप्लेस नहीं करेंगे। फ्री वेरिएबल के ऊपर आपने कोई अल्फाबेट रिप्लेस करना है, जैसे A B C D, कोई भी अल्फाबेट रिप्लेस करें
नंबर रिप्लेस नहीं करेंगे, 1 2 3 आपने नहीं लगाना। जिससे इससे पहले हमने फ्री वेरिएबल के ऊपर कोई स्टूडेंट 1 लगाते थे या 0 लगाया, किसी ने -1 लगाया, 2 लगाया। यहाँ पे आपकी मर्जी है, कोई अल्फाबेट रिप्लेस करे। x1 फॉर एग्जांपल x3 फ्री वेरिएबल है, तो उसकी जगह आप a रिप्लेस करे, b रिप्लेस करे, c रिप्लेस करे, x1 रिप्लेस कर दें, z रिप्लेस करे, कोई भी रिप्लेस करे नंबर, लेकिन अल्फाबेट रिप्लेस करना है, कोई भी अल्फाबेट, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब इस ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि कैसे रिप्लेस करना है और आंसर किस तरह से लिखना है। तो अब इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे बता दें। ये 3 और 4 जो है, ये दोनों इसी मेथड से हमने सॉल्व करने हैं। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर, सॉरी 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप बता दें कौन सा क्वेश्चन मैं कर ये 5 या 6, ये दो क्वेश्चन है। 5 5 ठीक है 6 कर दें सर। अच्छा 6 को देख लें। सर 6 क्यों दी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले। x1 + 2x2 - 3x3, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज आपका वही 1.5 है। और इसके हैं 1 2 -3, 1 2 और -3। x1 + 2x2 - 3x3 = 0। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में है 2 1 और -3, 2 x1 + x2 और फिर ये x2 फिर -3x3 = 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन पे हमने रिप्लेस करना है -1 और 2, इसलिए इसमें है -1 और प्लस -1 x1 प्लस, और सेकंड क्या है, -1 + x2 है, प्लस x2 = 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 -3, और सेकंड जो है वो है 2 1 और -3, और इसके बाद थर्ड है -1 1 1 और 0, और इक्वल के बाद सारे एलिमेंट्स वैसे भी, ये तीनों एलिमेंट्स 0 हैं। अब इसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है, वही रो ऑपरेशन आपने यूज करना है। ये आपका पिवट पोजीशन है, इसको हम 0 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पिवट। क्या लिख लो मैं, इसके लिए लिखेंगे हम R2 -2 टाइम R1। ठीक है, ये एक 0 हो जाएगा। इसके बाद ये भी मैंने 0 करना है, तो इस ये -1 है, ऊपर ऑलरेडी 1 है। इसके लिए मैं लिख लूंगा कि R3 + R1, R3 और 1 आपस में 8 करें। तो जो नया मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। न्यू मैट्रिक्स आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, 1 2 -3, पहले रो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, 1 2 और -3। अब सेकेंड रो में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, अब इन दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, तो 1 -4 -3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें +6 हो जाएगा, -3 + 6 +3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। और इन दोनों को ऐड करें, 1 - 1 0, 2 और 1 ऐड करें 3, और -3 और 0 ऐड करें तो -3। ये आपका थर्ड रो आ जाएगा। अब देखिए इसमें पिवट पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। इसका जो पिवट पोजीशन है, एक ये पिवट पोजीशन है फर्स्ट रो का, और सेकंड रो का ये पिवट पोजीशन है। इसको मैंने 0 करना है, तो इसको कैसे 0 करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पिवट। तो मैं लिख लूंगा R2 + R3, क्योंकि दोनों सेम नंबर्स हैं। सॉरी, R3 + R2, क्योंकि 3 को 0 करना है, तो इसको मैं फर्स्ट लिखूंगा R3 + R2। अब इन दोनों को 0 करें, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज आएगा 1 2 और -3। सेकेंड रो जो है वो आपका आ जाएगा 0 -3 और 3, और थर्ड रो
आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 है -3, इनको ऐड करे 0, ये भी ऐड करे -3 + 3, ये भी 0, तो ये पूरा रो 0 हो जाएगा। अब इसको पेविट पोजीशंस देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वेरिएबल हमारे पास फ्री आ रहा है। तो ये जब आप देखेंगे तो देखिए ये पेविट पोजीशन है, 2 इज नॉट पेविट, -3 इज नॉट पेविट। सेकेंड रो में पेविट क्या है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो पहला नॉन जीरो वेरिएबल वो हम पेविट कहते हैं। अब देखिए ये पेविट नहीं है, -3 पेविट नहीं है, 3 आपका पेविट नहीं है, तो इस कॉलम में कोई पेविट नहीं है, ये हमारा फ्री कॉलम आ गया, इसको हम कहते हैं कि ये फ्री है। ठीक है, अब इसको अगर हम वेरिएबल असाइन करें, लेट दिस इज x1, दिस इज x2 एंड x3, इसका मतलब है कि x3 मेरा फ्री वेरिएबल है, तो मैं अपनी तरफ से कोई सा पोजीशन कर रहा हूँ, अल्फाबेट रिप्लेस करेंगे। अब बता दे क्या रिप्लेस करूँ, A B C D, x3 की जगह वापस x3 लगाए, z लगाए, t लगाए, l लगाए, कोई नंबर बता दे, क्या अल्फाबेट रिप्लेस करूँ बताएं। x3 Z. की, चले मैंने इसके ऊपर z रिप्लेस किया, x3 की जगह मैंने z रिप्लेस किया। ठीक है, अब रो नंबर 2 को मैंने सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन 2 मैंने सॉल्व करना है, कैसे लिखूंगा मैं इक्वेशन 2, -3x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0, 3x3 इज इक्वल टू 0। अब x3 की जगह मैंने नंबर रिप्लेस करना है, और नंबर जो है वो अल्फाबेट है मेरा इस दफा, तो मैं रिप्लेस करूंगा तो ये आ जाएगा -3x2 + 3, और x3 की जगह मैं रिप्लेस करूंगा z, क्योंकि x3 की वैल्यू मैंने रखी है z, जो आप लोगों ने बता दिया मुझे, इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -3x2 इज इक्वल टू, ये z दूसरी साइड पे शिफ्ट करे तो ये आ जाएगा -3z, -3 और ये 3 -3 कैंसल, तो इसका मतलब है कि x2 की वैल्यू भी मेरे पास आ रहा है z, x2 की वैल्यू भी क्या आ गया, z। ये इस फॉर्म में ही आएगा जो आपने सपोज किया है, या z आएगा या 2z आएगा या 3z आएगा, जो भी आ जाए। अब ये रो नंबर 2 हो गया। अब रो नंबर 1 पे मैं आके इसको सॉल्व करूंगा। रो 1 को मैं कैसे लिखूं, x1 + 2x2, और फिर इसके बाद है -3x3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, x1 -2, और x2 की वैल्यू मैंने रिप्लेस किया है, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है z, ये हो जाएगा -2z, और -3x3 की वैल्यू भी z है। ठीक है, देखिए x2 की जगह मैंने z रिप्लेस किया क्योंकि हमने फाइंड किया, और x3 की जगह मैंने रिप्लेस किया z, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x1 -5 टाइम्स z। ठीक है, -3z -2z इन दोनों को ऐड कर दे आपस में, -5z हो जाएगा इज इक्वल टू 0, या x1 की जगह प्लस का टू नहीं है यहाँ पर। 2 के साथ प्लस है। 2 के साथ प्लस है। सर ये +2 ऐड है। अच्छा जी, ओरिजिनल +2, इक्वेशन में ठीक है ठीक है ठीक है, +2 -3z, तो ये आ जाएगा -z। ठीक है, -z हो जाएगा, ये मैं सही करेक्ट कर दूँ। अच्छा गुड, ये माइनस ये आ जाएगा -z, इससे आ जाएगा -z। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू भी z आ जाएगी। ठीक है, x1 की वैल्यू x2 x3, तो लास्ट में ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, ये मस्ट लिखना है आपने, x1 x2 x3 हमने फाइंड किया, ये ऐसे लिख ले। अब x1 की वैल्यू भी z है, x2 की वैल्यू भी z आ गया, कुछ भी आ जाए आप ऐसे लिख लेंगे, x3 की वैल्यू भी z आ गया। अब इन सब से z कॉमन ले ले, तो ये z आपने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1। तो ये जो z आपका है, क्योंकि फ्री वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं, तो फ्री वेरिएबल की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, z ना, तो ये z आपका पैरामीटर हो गया, इसको हम कहते हैं पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर है, और ये जो है ये वेक्टर है, 1 1 1 जो है ये कॉलम, ये वेक्टर है, इसलिए इसको कहते हैं पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये पैरामीटर और वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है सर, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यहाँ तक आपने ऐसे लिखना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। पहले उसको इशेलॉन में कन्वर्ट करेंगे, जो भी फ्री वेरिएबल है, अगर दो फ्री वेरिएबल है तो आप दो अल्फाबेट चेंज अल्फाबेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक दूसरा भी फ्री वेरिएबल है तो x2 की जगह कोई फॉर एग्जांपल a लिख ले,
x3 की जगह आपने z लिखा। ऐसा ना हो कि x3 की जगह भी z लिख ले और x2 की जगह भी z। सेम वेरिएबल नहीं लगाना। अगर दो फ्री वेरिएबल है तो दो अलग अलग अल्फाबेट लगाएं और आखिर में आपका आंसर दो अल्फाबेट के फॉर्म में आ जाएगा। वो वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। जिसका कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ ले। प्रॉब्लम है कोई सर क्वेश्चन? अगर सर अब जी अगर क्वेश्चन में पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म हुआ तो हम लोग यही वाला तरीका यूज करेंगे जी। जब भी फिर ये आप, मांगूंगा। हाँ फिर आपने अल्फाबेट रखना है मस्ट। और अगर जनरल सर कोई क्वेश्चन है और इसमें फ्री वेरिएबल आ गए तो उसमें आप अल्फाबेट भी रिप्लेस कर सकते हैं और नंबर भी, उससे कोई ओके फर्क सर। नहीं पड़ रहा। जो पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें हमने नंबर किया है ना, नंबर रिप्लेस किया। अगर नंबर में अल्फाबेट रिप्लेस करे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म है और इसमें आपने नंबर रिप्लेस किया, इसमें अगर आपने नंबर रिप्लेस किया तो फिर क्वेश्चन गलत होता है। तो अगर अल्फाबेट दोनों वाले केसेस में यूज करें ना तो अल्फाबेट, फिर आपका क्वेश्चन एनी टाइम ट्रू होगा। कभी कभी ये होता है कि बच्चों को पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो वो जो अल्फाबेट रिप्लेस करना होता है उसमें नंबर रिप्लेस करते हैं और जो नंबर होता है उसमें अल्फाबेट। तो सबसे इजी ये है कि हर जगह बस अल्फाबेट ही रखा करें। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत होगा ही नहीं, क्योंकि अगर नंबर वाले केस और आपने अल्फाबेट रखा तो ट्रू है, लेकिन अगर अल्फाबेट वाला केस और आपने नंबर लिख लिया तो फिर गलत होगा। इसलिए जहां भी आ जाए बस अल्फाबेट ही रखें। तो इसका मतलब है फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी दोनों वाले केसेस। ठीक है, आप अल्फाबेट रख सकते हैं। लेकिन कॉमनली अल्फाबेट वाले केसेस जो होते हैं नहीं, हम होमोजीनियस में ही रखते हैं। नॉन होमोजीनियस में फिर उसमें फिर क्वेश्चन सही नहीं आता। अब मैं अगले वाले लेक्चर में, अभी इसके बाद जो होगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट रह गया, इस जूम फिर ऑफ हो जाता है।